नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। ये समाचार की शुरुआत करते हैं अब तक की सुर्खियों के साथ। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड आरोपितों को कोर्ट में किया गया पेश। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, दोषियों को सजा दिलवाने के लिए नहीं छोड़ी जाएगी कोई कसर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दिल्ली। उपचुनाव वाली 10 सीटों के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। हुबली दंगे को लेकर दर्ज किए गए केस वापसी पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। सिद्धारमैया पर लगाए तुष्टीकरण के आरोप। किसानों के विरोध के पीछे साजिश की बात आई सामने। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किया दावा। कहा कि किसान आंदोलन का मकसद कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने का। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तान्या हेमंत ने बेंडिगो इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब जीता। फाइनल में चीनी ताइपे को दी शिकस्त। और आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। थाना कैसरगंज के गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही निवासी है। फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक कुल 2 आरोपित अभी भी फरार हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। आरोपी 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रख रहे थे। हत्याकांड में कुल 4 आरोपित शामिल थे। 2 आरोपित अभी भी फरार हैं। वहीं मुंबई के कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद बाबा सिद्दीकी का शव उनके निवास स्थान पहुंचा है। अंतिम संस्कार कुछ देर बाद शाम के वक्त राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इधर एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की बीती रात बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों के अनुसार सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए जाने की बात कही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस की अलग-अलग टीमें मामले की जांच कर रही है। उन्होंने जानकारी दी कि बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जो घटना हुई है वो घटना आज तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। 2 लोगों को उनके हाथ में लगे हैं, 2 लोग, और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना घटी है। बाबा सिद्दीकी जी हमारे विधिमंडल के, इसके पहले हम साथ काम कर चुके हैं और ऐसे व्यक्ति का चले जाना ये बहुत ही दुखनीय है और जिस परिस्थिति में उनकी मौत हुई है वो बहुत ही दुखनीय है और सरकार इसके ऊपर गंभीर एक्शन लेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है।
और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। विश्वास नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे, हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती। कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। भगवान उनकी परिवार को, जीशान को हिम्मत दे। इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं कि सारा संसार और अपना देश मंगल में रहे, सुखी रहे और सबके पवित्र आत्माओं को निश्चित रूप से सुबुद्धि के साथ आगे बढ़ने की क्षमता मिले और माता के आशीर्वाद से हम सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित सपने को पूरा करने में जो ऊर्जा हमें मिली है उसको लगाते हुए समाज देश को आगे बढ़ाने में काम करें, यही हमने प्रार्थना की। फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं। हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय हुए थे। इन सभी नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जबकि आरएलडी और निषाद पार्टी के खाते में 1-1 सीट आई थी। जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं उस पर किस सीट पर किस पार्टी का कब्जा है ये विस्तार से देखते हैं, लेकिन आपको बता दें कि सपा 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। ये वो 10 सीटें हैं करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं ये उत्तर प्रदेश की वो 10 सीटें और समाजवादी पार्टी के खाते में जो सीटें अब तक रही थीं उनमें से करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी और सीसामऊ है। भाजपा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास गाजियाबाद, खैर और फूलपुर ये सीटें थीं। निषाद पार्टी के पास 1 और आरएलडी के पास 1 सीट थी। निषाद पार्टी के पास मझवा सीट थी। वहीं आरएलडी की अगर बात करें तो आरएलडी के पास मीरापुर सीट थी। ये वो 10 सीट हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने हालांकि 10 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी कर चुकी है, जिनमें करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटेहरी, मझवा ये वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हालांकि सपा ने राजनीतिक परिवारों के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है और इस टिकट वितरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद का आरोप लगाया है। और आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि किसान आंदोलन के पीछे किसानों का आंदोलन था या किसी पार्टी के लिए माहौल बनाने की चुनावी मुहिम। जी हां, हरियाणा में चुनाव के बाद सच की परतें अब खुलती जा रही हैं। किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने के लिए था। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस की हार का सारा ठिकरा उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर फोड़ा है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो सामने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ और भी कई लोग प्रयास में थे लेकिन वो नहीं हो पाए।
किसान नेता और संयुक्त संघर्ष पार्टी के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के लोगों और किसानों का अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों और किसान मोर्चा का दुरुपयोग करने के लिए देश के नागरिकों और किसानों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पहली बार ये ओपन एडमिशन किया है कि उनका मकसद कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना था। मतलब ये साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर किसानों के साथ अन्याय करना चाह रही थी। गुरनाम सिंह जी खुद जो चुनाव लड़े थे उसमें उनको मात्र 1170 वोट मिले। इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि हरियाणा का किसान ये जान चुका था कि कांग्रेस पार्टी किसान विरोधी पार्टी है, राहुल गांधी किसान विरोधी हैं। तभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को चुना, जिसमें किसानों के बैंक अकाउंट में किस्त पहुंचती है किसान सम्मान निधि की। पर ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी किसान यूनियन को, भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा को एज फ्रंट इस्तेमाल करना चाह रही थी, जिससे वो हरियाणा की जनता और किसानों के बीच में झूठ को आगे ले जा सके। कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, देश की जनता और हरियाणा के किसानों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उन्होंने किसानों का और संयुक्त किसान मोर्चा का गलत इस्तेमाल किया। इधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान से किनारा कर लिया है। राशिद अल्वी ने कहा कि मैं गुरनाम सिंह को नहीं जानता हूं। मैं गुरनाम सिंह जी को नहीं जानता ये कौन है, लेकिन इस तरीके के बयानात का कोई मतलब नहीं है। हरियाणा के अंदर चुनाव कांग्रेस हारी है ना हुड्डा हारे हैं। हरियाणा के अंदर इलेक्शन कमीशन और ईवीएम की वजह से कांग्रेस हारी है। इधर भाजपा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए गए विवादित बयान की भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने निंदा की है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वरिष्ठ नेता होने के नाते उन्हें अपनी भाषा पर संयम होना चाहिए। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जब से उनकी तबीयत नासाज हुई जम्मू कश्मीर में, वो कैसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद अब आतंकी की पार्टी कर रहे हैं। हम सब उनको आतंकी लगते हैं। किस तरह की जबान बोल रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी जिसने कभी आतंक को बढ़ाया, आगे लेकर गए आतंक को और उसके शिकार भी हुए, वो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कह रही है। इस तरह की भाषा की मर्यादा उनको नहीं तोड़ना चाहिए। उनको वो जबान नहीं बोलना चाहिए जो उनके प्रवक्ता बोलते हैं। वो वरिष्ठ नेता हैं, उनको ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। इधर हुबली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को ज्ञापन देने के लिए एकत्र हुए भाजपा नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भाजपा नेता साल 2022 में हुए एक दंगे और हिंसा के मामले में प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल शुक्रवार को कर्नाटक सरकार का एक ऐसा फैसला सामने आया था जिसके विरोध में ये सब उतरे थे। सिद्धारमैया सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मामले को वापस लेने का निर्णय किया था और इसी फैसले के बाद भाजपा ने आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। भाजपा के मुताबिक राज्य सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। आपको बताएं कि घटना साल 2022 के 16 अप्रैल की है। मौका हनुमान जयंती का था। हुबली में सोशल मीडिया भावना भड़काने के बाद कुछ कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस को निशाना बनाया गया। उस उपद्रव में 12 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। साथ ही हनुमान मंदिर और अस्पताल को भी निशाना बनाया गया था, जिसके काफी नुकसान हुआ था। पूरे घटनाक्रम में 43 मामले दर्ज किए गए थे। दंगा करने और उसे भड़काने में AIMIM का एक नेता भी आरोपित था। नेता मौलाना वसीम ने उस वक्त धार्मिक स्थल पर उन्मादी भाषण दिया था। उसके बाद भीड़ ने पुलिस को निशाना बनाया था, लेकिन उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने पूरे मामले को लेकर एक पत्र लिखा। ये पत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को 4 अक्टूबर 2023 को लिखा गया था। इसमें उप मुख्यमंत्री ने आग्रह किया था कि केस वापस ले लिया जाए, जिसके बाद राज्य के गृह विभाग को वो पत्र भेजा गया और निर्णय को मंजूरी दे दी गई।
इधर कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 माह पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था। इधर आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने को लेकर दिल्ली एम्स आरडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुवर्णकर दत्त ने चिंता जाहिर की है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि अनुस्तुप मुखर्जी की बेहतरी के लिए दुआ करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब एक एक कर उनकी सेहत खराब होती जा रही है। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगे। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे, रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया है। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात ये सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए, या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या? आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों में ही जिन्ना की आत्मा है। पवन खेड़ा जी ने जो बोला है पूरे देश को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से जय फिलिस्तीन नारे की वकालत कर दी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने अगर ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जय फिलिस्तीन बोला है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव है। हमास के हमले के बाद यह महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी जी और
राहुल गांधी जी के ट्वीट अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपने किया और हमास के हमले के बाद ही क्यों किया। कांग्रेस की मानसिकता यह है कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखने में गुरेज नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते रहो। दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा है छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा था वो भी छोड़ दो। यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। यात्रा के प्रथम चरण में वो अल्जीरिया का दौरा कर रही हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी और आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा में भाग लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा का आयोजन 13 से 17 अक्टूबर तक जिनेवा में किया जाएगा, जिसमें ओम बिरला भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ओम बिरला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जानकारी साझा की। ओम बिरला शांतिपूर्ण और सुरक्षित भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अंतर संसदीय संघ में निर्णय लेने वाले उच्चतम निकाय, अंतर संसदीय संघ की शासी परिषद की बैठकों में भी वो भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष विधानसभा के इतर अन्य संसदों के अपने समकक्षों से भी मिलेंगे। और 17 अक्टूबर को हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा। भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समेत हजारों लोगों के शिरकत करने की उम्मीद है। में जीत के ऐतिहासिक हैट्रिक के बाद 17 अक्टूबर को एक बार फिर भाजपा सरकार का गठन होगा। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा। कार्यक्रम में 50,000 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर सभी तैयारियां जोरों पर है। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के शामिल होने की उम्मीद है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी का नोट हमको मिल गया है, तो 17 तारीख को पंचकुला में और मुख्यमंत्री जी और अन्य जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उन सब का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होगा। सरकार गठन की तैयारियों के बीच दिल्ली में भाजपा की बड़ी बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के हरियाणा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बाद में कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी ने विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ये हरियाणा हमारा मजबूती से आगे बढ़ता रहे, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ और सभी को विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक तरफ हरियाणा विजय पर भाजपा का जश्न जारी है, तो वहीं कांग्रेस हार की हताशा से नहीं निकल पा रही है। पार्टी में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो हो ही रहे हैं, साथ ही ईवीएम का राग भी रह रहकर अलापा जा रहा है। भाजपा ने इसको लेकर चुटकी ली है। ईवीएम इलेक्शन कमीशन बहाना है, राहुल बाबा को हार से बचाना है और ध्यान किसी भी तरीके से राहुल से हटाना है। ये जब से भारत जोड़ो यात्रा की तो 11 चुनाव हारे, लोकसभा के चुनाव हारे, और अगर आप राहुल गांधी का करियर देखेंगे तो लगभग 70 से अधिक चुनाव हारे हैं। वो अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। बड़े वादों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार के लिए अब पहली प्राथमिकता अपने संकल्पों को जमीन पर उतारना है। पार्टी इसके लिए पूरी तरह तैयार भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि ISSF वर्ल्ड कप फाइनल की मेजबानी भारत कर रहा है और विश्व के दिग्गज निशानेबाज प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हो रहा है, जहां भारत 23 निशानेबाजों को प्रतियोगिता में उतारेंगे। हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने शूटिंग कोच दीपक दुबे से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप की शुरुआत भारत में होने जा रही है और देश इसकी मेज़बानी करने जा रहा है। करणी सिंह शूटिंग रेंज में ये टूर्नामेंट कंडक्ट किया जाएगा। दीपक दुबे हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी समय से ये शूटिंग से जुड़े हुए हैं। कितना बड़ा मौका है ये भारत के लिए, भारतीय एथलीट के लिए इसको कंडक्ट करना? ये भारत को मिला, ये सौभाग्य की बात है और तुरंत पेरिस ओलंपिक के बाद ही मिला। तो कुल मिला के जो अभी तक हम लोग पेरिस का जो जश्न मना ही रहे हैं, देश के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे उन खिलाड़ियों के लिए भी कि वो अपने ही कर्मभूमि पर, अपने ही नेटिव प्लेस पर, जहां वो डेली रोज़मर्रा की अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे उनको ये जो टॉप के एथलीट हैं, टॉप 8 एथलीट हैं, टॉप 12 एथलीट जो हैं ओलंपिक के हैं, उनके साथ वो खेलेंगे और सीखेंगे भी और मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे भी। 23 भारतीय दल इस बार सबसे बड़ा दल उतरने जा रहा है इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप फाइनल्स में। लगता है इस बार फिर से भारत को एक नया नाम मिलेगा? जी बिल्कुल है, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं वो ऑलरेडी इंडिया रैंकिंग में हैं और वर्ल्ड रैंकिंग में हैं, और जिसमें वो दिव्यांश सिंह पनवर है और वो जो पहले गोल्डन फिंगर अवार्ड जीत चुके हैं। उसके बाद अर्जुन बबूता जो पेरिस ओलंपिक फाइनल में थे वो कुछ पॉइंटों से चूक गए, तो ये हम लोग को बहुत निराशा लगी थी। ये दोनों खिलाड़ी एयर राइफल में भाग कर रहे हैं और जहां ट्रायल के टाइम और पेरिस जाने के लिए दिव्यांश चूक गए थे, तो हाँ उनको बहुत कुछ करने का मन है। और वहीं जो फोर्थ आने की कसक है अर्जुन बबूता में, वो उसको पूरा करेंगे। और इसी के साथ हैं अनीश हैं जो बहुत अच्छा फॉर्म में उन्होंने रहा और ओलंपिक में अच्छा खेले। कुल मिला के ये है कि बहुत अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा और इंडिया के लिए बड़ी भाग्य की बात है कि हम सब लोगों के लिए कि नए उन चैंपियनों को देखेंगे जो ओलंपिक में रहते हैं और आज हमारा देश उनको अपनी ही धरती पर खेलते हुए देखेगा। अब तो इंडिया को पावर हाउस बनाना है और उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स दिल्ली में खेला जाएगा और यहाँ तमाम दुनिया के दिग्गज सितारे मौजूद होंगे जो अपनी चमक बिखेरेंगे। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।